बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डूबते को तिनके का सहारा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी और पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसा लगता है कि तिनके ही चाहिए अब सहारे के तौर पे। वो बेचारा एक बिजनेसमैन फिरता फिराता पाकिस्तान पहुँच गया, या पता नहीं उसको घेर कर लाए, या पता नहीं वहाँ से कोई सफारतकार ने किसी ने भेज दिया यहाँ पे। वो बेचारा पाकिस्तान पहुँचा और उसको इन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। कभी उसको डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त बना देते हैं, कभी बहुत करीबी साथी बना देते हैं, कभी उसको कुछ बना देते हैं, कभी वो तजिया कार बन जाता है। वो एक सादा बेचारा कारोबारी आदमी, उन्होंने कारोबार करने दो। वो पैसे लेकर आया कि मैं यहाँ पे कुछ 4 पैसे लगा के कुछ 6 या 8 पैसे कमा के मैं यहाँ से वापस ले जाऊँगा। इन्वेस्टर जो है वो दुनिया में ऐसे ही जाते हैं और यही सोच कर जाते हैं। अब इन्होंने जो है वो इस बंदे को जो कभी इसको इंटरव्यूज़ पे लगा देते हैं, कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। हमने आज तक तो नहीं देखा कभी जो बाहर से सरमायाकार आए हो उनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और वो भी सियासी नौइयत की, बाद में उनके टॉक शो करवाए जाएँ वो भी सियासी नौइयत के, और उसके अंदर जो है वो टाउट की तरह के लोग जो हैं वो उनको बताएं भी कि जवाब क्या देना है, और उनको टोक टोक के जो है वो गाइड भी लाइन देंगे, इस तरफ को चलना है, इधर को जाना है। तो नाज़रीन, बड़ा अजीबोगरीब काम किया जा रहा है। वो बंदा बेचारा पाकिस्तान पहुंचा, वो कारोबारी आदमी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसका जो है वो कारोबारी रिकॉर्ड भी निकाल कर ले आए। यानी ये किसी हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है ना, ये खुश रहने ही नहीं देते इस हुकूमत को। इनकी सारी खुशियों के ऊपर पानी फेर देते हैं। वो बेचारे अभी खुशी मनाना ही शुरू करते हैं, अभी वार्म अप ही होते हैं थोड़ा सा, साथ ही उनका जो है वो म्यूज़िक बंद कर देते हैं पीछे से, उन्हें खुशी नहीं होने देते। अब इसमें जो है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान है सोशल मीडिया पे उन्होंने सारा का सारा कारोबारी रिकॉर्ड निकाल के लगाना शुरू कर दिया। लोग क्लेम करते रहे, कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ धोखाबाजी है, सरमायाकारी से ज़्यादा तवज्जो जो है वो सियासी मामलात के ऊपर है। कभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी जनाब सियासी नौइयत के टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। हैरत है वैसे। और अपने मुल्क में भी कोई इस आदमी को इस तरह की इज्जत नहीं मिली होगी जिस तरह की पाकिस्तान में इसको दी जा रही है। तो इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा सही। और ऊपर से हमारी 3 वाली जो टीम है, ज़ुबैर अली खान साहब, वो वहाँ से भी खबर निकाल कर ले आए कि जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने उनसे भी पूछा कि दसो जनाब इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, तो वहाँ से भी जवाब आ गया। उसका जो 1 लाइनर है वो ये है कि ऑन द विजिट इट इज़ अ प्राइवेट विजिट बाय अ यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस ग्रुप। वो कह रहे हैं ये बिजनेस ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट का, उनका प्राइवेट विजिट है, साडा इतना कोई तल्लक नहीं है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस कारोबारी आदमी को चुक के फिर रही है और भंगड़े डाल रही है और खुशियाँ मना रही है, जिसको अमरीकी सफारतखाना भी ओन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी हमने इनको लेकर आए, आप ही आ गए हैं, या पता नहीं किसने इनको बुलाया। बहरहाल पूरी तरह से जब ठंड पड़ी है तो वो पड़ी है जनाब इस हुकूमत को, जब जो विल्सन ने एक मरतबा फिर ट्वीट कर दिया। यानी अभी ये सोच रहे थे कि शायद अमेरिका से कुछ तूफान थम गया है, मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन साथ ही जो विल्सन का फिर ट्वीट आ गया और उसने ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि फ्री इमरान खान। वंस अगेन उसने ये ट्वीट कर दिया। तो अब क्या इसको भी डीप फेक करार देंगे? इस हुकूमत को ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान एक आलमी सतह का ब्रांड है, दुनिया में लोग उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हो सकता है कि कभी ज़्यादा आवाज़ उठे, कभी कम आवाज़ उठे, लेकिन इमरान खान के लिए आवाज़ उठती रहेगी। और इमरान खान ऐसी किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है कि इमरान खान को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी हुकूमत जो है वो कोई सपोर्ट दे। बस सिर्फ इतना उनको चाहिए कि जो बाइडन ने जैसी सहूलतकारी की थी पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की, वैसी सहूलतकारी ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तगड़ी जमात है, कोई कमज़ोर जमात तो नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट लिए हैं और अभी इमरान खान साहब जो है वो एक अग्रेसिव किस्म की क़यादत को आगे लेकर आ रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि उनके अज़ाइम क्या हैं आने वाले दिनों में। वो ये भी कहते हैं कि हम रास्ते भी बंद कर देंगे, वो ये भी कहते हैं कि वो इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे, बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान की आवाम तो पहले ही तंग है, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तान के, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है, महंगाई अपने उरूज पे पहुंच गई है और गुर्बत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्लस माइनस करें तो पाकिस्तान तो गया खसारे में। चाहे ये हुकूमत और इनके सहूलतकार कुछ फ़ायदे में ज़रूर गए होंगे, लेकिन अब जरा आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुने। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त किस पिच के ऊपर हैं। वो कहते हैं जी कि महज़िब दुनिया में डेफेमेशन की जो सज़ा या हत्या की इज़्ज़त की सज़ा जुर्माना दिया जाता है, और ये एक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसमें 5 साल तक इसकी सज़ा कर दी गई है। पीका का काला कानून मंजूर कर लिया गया है और सज़ा 5 साल तक कर दी गई है।
دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار رائے کی آزادی کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کی چوری سے لے کر عوام کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سے 26 نومبر کے قتل عام تک جو بھی ظلم اور بربریت کی گئی ہے، اس پر کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی ہے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں آئینی ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا اور یہ اندر سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بددیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا، ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے، یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈھٹائی کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت بیدار کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو خوفزدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے۔ لہذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی۔ ناظرین، عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو اپنی سٹیٹمنٹ خود دیا کریں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے آ جایا کرے گی۔ جب تک وہ باہر نہیں آ رہے ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں سنانی پڑتی ہے آپ کو پوری پڑھ کے، تو یہ ایک الگ سے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو دکھاتا ہی نہیں ہے، تو ان کی سٹیٹمنٹ آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی سنا دی ہے۔ اب فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے شائع بھی کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو لکھا، جو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی فوج نے سیاسی مخالفین کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں پیش کیا جا چکا ہے۔
जबकि कई सीनियर रहनुमा रूपोश हो चुके हैं। इन गिरफ्तारियों पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जा रही है और दिसंबर के आखिर में यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया था कि आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान ने तरजीही तजारती मुआहदे तक रसाई के लिए हासिल किए थे। यानी वे वादे किए थे GSP+ का जो स्टेटस है उसके लिए, एक ऐसा मुआहदा जो इसके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जर्मन सफारतखाने की जानिब से अक्टूबर में जनरल मुनीर को भेजे गए एक खत में रोशन पावर के मामलात पर होने वाले मुज़ाकरात के गैर मामूली तरीक़ाकार पर सवाल उठाया गया। इस खत में मज़ीद खबरदार किया गया कि यह मामला जर्मन कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के एतमाद को पहले ही नुकसान पहुंचा रहा है। दीगर चीज़ें भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से, जमहूरी आज़ादी के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय, इन चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद दबाव आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के साथ और मगरबी ममालिक के साथ बहुत सारे वादे कर रखे हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन कर रखी है। अब GSP+ स्टेटस के बारे में वो पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि वो आपका ख़तरे में है और इसी पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये पहले ही बहुत दबाव में थी, मज़ीद दबाव अभी इनके ऊपर आने वाला है। इसी हुकूमत ने एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो एक और काला कानून पास कर लिया है। बज़ाहिर तो उसका नाम पीका कानून है, लेकिन ये वो कानून ही नहीं है, ये एक लाकानूनियत का बाजार गर्म होने वाला है। इसमें जो सोशल मीडिया अथॉरिटी है ये क्या करेगी और कैसे काम करेगी, जरा थोड़ा सा आप समझेंगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में करने के वाले हैं। कभी किसी डिक्टेटर ने भी वो नहीं किया जो ये अब करने वाले हैं पाकिस्तान में। सोशल मीडिया अथॉरिटी क्या करेगी और कैसे काम करेगी, इसकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये सोशल मीडिया को देखते रहा करेंगे, खुद से विवाद उठाएंगे और कार्रवाई डाल देंगे, खुद से कार्रवाई कर दिया करेंगे, कोई दरखास्त इनके बाद ना भी आए तो। दूसरा, इनको कोई भी दरखास्त देगा तो ये उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। फिर इनके पास इख्तियार है कि ये 24 घंटे के अंदर फैसला सुना दिया करेंगे। यानी बंदा पकड़ा, अपने पास रखा, 24 घंटे में फैसला सुनाया, जेल भेज दिया। अब बंदा बंद हो गया जनाब। यानी बंदा उठाया, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि बंदा सही नहीं है, बंदे को जेल भेजो, चलो फैसला किया, जेल भेज दिया। अब बंदा बेचारा जेल चला गया। वो चीखता रहेगा भाई मैंने ये ट्वीट ही नहीं किया, वो चीखता रहेगा मैंने ये बात ही नहीं की, वो कहता रहेगा भाई मैं तो इसके नज़दीक भी नहीं आया, या मेरा ये अकाउंट ही नहीं है। वो जो मर्जी बंदा कहता रहे, उसको इन्होंने उठाना है कि यार तेरी शक्ल पसंद नहीं है, इख्तिलाफ राय रखा है, या कोई भी चीज़ के ऊपर उठा लिया इन्होंने। छोटी से छोटी चीज़ पे भी बंदा इन्होंने बस पकड़ना है, बंदे तक पहुंचना मसला है इनका। ये जब बंदे के पास पहुंचेंगे, बंदे को उठाएंगे और इस कानून के तहत 24 घंटे के अंदर उसको जेल भेज देंगे। अब वो बंदा बेचारा करेगा क्या? अच्छा, जेल कौन बंदे भेजेंगे, जरा ये भी आप सुन ले। बंदे कौन से हैं? ये 9 अरकान जो होंगे, इनमें एक सेक्रेटरी दाखिला होगा। उसे कौन लगाता है? अपनी पसंद का आदमी लगाया जाता है और लगाता है वज़ीर आज़म। फिर एक चेयरमैन PTA होगा, वो कौन है? रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, वो भी आपको पता है कौन है। चेयरमैन पैमरा होगा, ये भी हुकूमत का होता है। और एक अथॉरिटी का चेयरमैन अलग से लगाया जाएगा। अब ये 5 साल के लिए हुकूमत लगाएगी, अब ये भी आपको पता है, हुकूमत का अपना बंदा हुकूमत ने लगाना है। तो ये 4 बंदे इनके हो गए। एक फिर इसके अंदर होगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत ने चुन के लगाना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक वकील, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट और एक IT एक्सपर्ट। तो ये 9 बंदे इन्होंने लगाने और 9 के 9 बंदे इन्होंने अपने ही लगाने, को बाहर से तो बंदा लेकर नहीं आना। अब जब ये 9 बंदे अपने लगा देंगे, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देंगे, तो इन 9 बंदों ने तो बंदे उठा उठा के जेलों में ही भर देना। और इन्होंने क्या करना है? अब जो बंदे जेल पहुंचे वो बेचारे अपील कहाँ करेंगे? उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का इन्होंने ऐलान किया। यहाँ थोड़ी सी आपको शायद लगेगा, आपको उम्मीद मिलेगी, लेकिन ज़रा ये ट्रिब्यूनल भी आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो ट्रिब्यूनल होगा, इसके अंदर एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, बिल्कुल वैसा जज जैसे जज लगाए जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे। रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का उठाया, जैसे अभी एक जज साहब इंतकाल कर गए रिटायर, जिन्हें लापता कमीशन का सरबराह लगाया गया था, फ़कीर मोहम्मद साहब, 85 साल उनकी उम्र थी, उनको लगा दिया गया था, वो इंतकाल फरमा गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब इसी तरह जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा, उसमें एक रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का लाकर बैठाया जाएगा हाई कोर्ट का। एक उसके अंदर बैठाया जाएगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत अपनी मर्जी का बैठाएगी, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जो ट्रिब्यूनल है, ये फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा, वो किसी अदालत में बंदा नहीं जा रहा। अब आप अंदाज़ा करें कि महीनों तक अगर बंदों को अंदर रखना है तो इन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है। ये ऐसा काला कानून है, ये बहुत सारे लोगों जो है उनको कुछ भी नहीं होगा।
जिनको हुकूमत ने नहीं पकड़ना उनको क्या होना, कुछ भी नहीं होना, जो मर्जी वो कहते रहे, झूठ बोले, फ्रॉड करें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, बहतान लगाएं, किसी की इज्जत उछालें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुकूमत को पसंद नहीं आएगी चीज़, क्योंकि हुकूमत की बॉडी है, वो बंदा चुक लेंगे और बंदे को 24 घंटे के अंदर जेल भेज देंगे और उसके बाद बंदा वहाँ पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि अपील उसने करनी है उसी ट्रिब्यूनल में जो हुकूमत ने बनाया हुआ है। तो नाज़रीन, ये है सिंपल मैंने आपको बता दिया है। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक मरतबा फिर ज़बरदस्त काम किया है और सानिया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया है। अली मलिक साहब थे इसमें, सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, इन्होंने पहले भी किया था, और जुनैद अकबर साहब, ये उसमें मेहमान थे। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ज़ख्मियों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू सुनाए गए और मैं सुनकर हैरान हो रहा था उनके लवाहिकीन को और बाकी लोगों को कि रियासत क्या इतनी संगदिल है, लोगों के साथ ऐसा ऐसा जबर किया है। वो एक नौजवान लाहौर का उस्मान अली, उसने बताया उसके जबड़े के नीचे गोली लग गई थी, वो 6 महीने तक कुछ खा ही नहीं सका, वो बेचारा अभी भी ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, वो सही तरह ना खाना खा सकता है ना कुछ और काम कर सकता है, ये हालत की लोगों की। एक और नौजवान बता रहा था उसके दोनों टांगों पे गोली मार दी गई और जब वो अस्पताल जा रहा था उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया उस वक्त, हालांकि उसको गोलियां लगी हुई थी। एक और बंदा बता रहा था कि जी हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरा भाई मार दिया, उसके बाद से लेकर अब तक कोई काम ही नहीं करने दे रहे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो बहुत सारे लोग बेचारे अपनी अपनी शिकायतें कर रहे थे। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये लोग किसी और रियासत से आए हुए हैं या किसी दुश्मन के काबू आ गए हैं। अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ये होता हुआ बदकिस्मती से देख रहे हैं। एक और नाज़रीन, ये जो नैब के हवाले से एक रिपोर्ट है कि नैब ने मलिक रियाज के हवाले से जो लिखा है यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, कि जनाब मलिक रियाज साहब हमारे हवाले किए जाएँ, तो क्या वाकई मलिक रियाज को वो वहाँ से ले जा सकते हैं? तो मेरी पक्की इतला के मुताबिक ये सर से पाँव तक का जोर लगा लें, ये मलिक रियाज को दुबई से पाकिस्तान नहीं ले जा सकेंगे। उसकी वजूहत है, मलिक रियाज साहब जो हैं वो वहाँ पे अगर बैठे हैं तो वो किसी बंदोबस्त के साथ ही बैठे ना, इतना बड़ा आदमी है, ऐसे तो काबू नहीं आ जाएगा। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक काम करता रहा। अब मलिक रियाज को पता है कि जहाँ पे रहना है कैसे रहना है, किसी जगह के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर मलिक रियाज को इस बात का ख़तरा होता कि उसको दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया जाएगा तो वो कभी दुबई में रुकता ही ना, ठहरता ही ना। मलिक रियाज को पता है दुबई के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और किस तरीके से मुझे यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करना है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग वहाँ से उठा के मलिक रियाज को ला सकते हैं। जो करीबी लोग हैं, मैंने उनसे पूछा भी है, कई जो इनके मलिक रियाज के, उन्होंने कहा जी नहीं, मलिक रियाज को यहाँ से उठा कर ले जाना तकरीबन इस हुकूमत के लिए नामुमकिन है। हाँ, शौक इनको बड़ा है कि ये वो करें। राना सनाउल्लाह साहब ने वजह भी बता दी है। मैं चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब के अपने मुंह से आपको पढ़ के सुनाऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एग्जैक्टली यही वजह बताई थी कि ये वो वाहिद वजह है जो हुकूमत को मजबूर कर रही है कि मलिक रियाज के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बैरिया टाउन का, यानी वजूहात तो 2-3 है और जो रीज़न बना है वो तो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें तो आप दूध के धुले हुए हैं, गवाही आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी वही किया जाएगा जो बाकी सबके साथ किया जा रहा है। और ये सबको पता है कि अलकादर यूनिवर्सिटी के केस के अंदर अगर इमरान खान को फिक्स करना है तो आपको सज़ा हर हाल में इमरान खान को देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी रीज़न जो मैंने आपको बताई थी वो अब राना सनाउल्लाह साहब ने बताई कि बैरिया टाउन का मुत्तहिदा अरब अमारात में मनसूबा कौमी मफाद में नहीं है, इससे सरमाया बाहर चला जाएगा या बाहर से जो सरमाया आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो दुबई में इन्वेस्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो DHA है, चाहे वो और बहुत सारी है, प्राइवेट सोसाइटियों के नाम चले नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे जो है वो धंधा जो है रियल स्टेट का वो नीचे आ जाएगा। तो मलिक रियाज को इसका फ़ायदा हो जाएगा या दुबई को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक्चुअली 2 तरह का प्रॉब्लम है। एक, इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी, दूसरा ये जो सोसाइटियाँ हैं, जो रियल स्टेट के बड़े बड़े जाइंट्स हैं, उनकी भी आपसी एक जंग है जिनमें मलिक रियाज जो है वो सबसे बड़ा जाइंट है और वो इतना ह्यूज है कि उसका मुकाबला बाकी नहीं कर पा रहे।